राष्ट्रीय महासचिव संदीप पांडे जी आज हमारे साथ हैं और भी कई वरिष्ठ साथी देश भर के अलग अलग राज्यों से आए हैं। उनमें से कुछ अभी साथ बैठे हुए हैं, तो संदीप पांडे जी सबका परिचय भी करा देंगे और साथ में जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, जिनका हम लोग लगातार देश भर में अलग अलग विषयों पर देखते रहते हैं, उनके द्वारा किए गए काम और उनके विचारों को सुनते रहते हैं। तो आज आप सबको ये पार्टी के बारे में, पार्टी के उद्देश्यों के बारे में और भी आगे की रणनीति के बारे में बताएंगे संदीप पांडे जी। धन्यवाद धनंजय भाई। साथियों, आपका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। जो सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन कल और परसों 9 और 10 अगस्त को जो यहाँ इसी होटल में होने वाला है, उसके पूर्व संध्या पे धनंजय भाई ने बुलाई है। तो धनंजय सिन्हा जी बिहार में जो पार्टी की इकाई है उसके महासचिव हैं। मेरे बगल में बैठे हैं हरिंदर सिंह मनशाइया जी, ये अभी अभी आए हैं पंजाब से। ये पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। पार्टी के दूसरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सैयद तहसीन अहमद साहब हैं, जिनकी वजह से ये राष्ट्रीय सम्मेलन पटना में हो रहा है। मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, रहते दिल्ली में, लेकिन इन्होंने कहा इस बार मैं सम्मेलन पटना में कराऊंगा। और नशूर अजमल साहब हैं, बिहार की राज्य इकाई के उपाध्यक्ष हैं। गोपाल कृष्णा जी हैं, कर्नाटक से पार्टी के महासचिव हैं। गौतम सोनी जी बम्बई के अध्यक्ष हैं। शोएब साहब हमारे सम्मेलन में एक अल्पसंख्यकों के ऊपर एक सत्र है, उसका पूरा संयोजन कर रहे हैं। और दिल्ली के सदस्य हैं समिति के। शाहिद सलीम साहब की पार्टी में बहुत सक्रिय भूमिका है। अभी पार्टी का एक 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल लेके कश्मीर गए थे और जहाँ पे युद्ध प्रभावित इलाकों में राजौरी, पुंछ और उड़ी में इन्होंने हम लोगों का दौरा कराया। और उसके बाद एक रिपोर्ट निकली है जो रुमान मेकी, जो यहाँ पुणे में बैठी हुई है, बेंगलोर से आई है। ये सोशलिस्ट युवजन सभा की, हमारा जो यूथ विंग है उसकी अध्यक्ष हैं। इन्होंने वो रिपोर्ट अभी बनाई है। तो शाहिद सलीम साहब जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं, राष्ट्रीय समिति के सदस्य हैं। और विद्या नायक जी हैं, ये हमारी राष्ट्रीय समिति की सदस्य हैं महाराष्ट्र से, स्पोक्सपर्सन और प्रवक्ता भी हैं। और मीनाक्षी मार्टिन सिंह जो है उत्तर प्रदेश की महासचिव हैं। और नंगल साहब जो है हमारे, ये पंजाब के महासचिव हैं, पंजाब की राज्य समिति के। नीलांशु रंजन जी उधर बैठे हुए हैं, थोड़ा आप भी आइए भाई, आगे आ जाइए। ये भूमिका है। नीलांशु रंजन जी आप ही की बिरादरी के हैं और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। हमारा घोषणा पत्र तैयार किया है, अभी ड्राफ्ट स्टेज में है। उम्मीद है कि परसों जो प्रेस वार्ता होगी उसमें हम उसको जारी कर देंगे। सोशलिस्ट पार्टी साथियों बहुत पुरानी पार्टी है। 1934 में पटना में अंजुमन-ए इस्लामिया हॉल में सम्मेलन हुआ था, वहाँ इसका जन्म हुआ। इसके पहले अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे और इसके महासचिव थे जयप्रकाश नारायण, जिनका नाम बिहार में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जेपी आचार्य नरेंद्र देव, लोहिया, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, कमला देवी चट्टोपाध्याय की वो पार्टी है जिसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में, जब कांग्रेस के सारे बड़े नेता गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद गिरफ्तार हो गए थे, तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था, करो और मरो, उसकी कमान संभाली थी जेपी और लोहिया ने। जेपी को हजारीबाग, जेपी और लोहिया दोनों भूमिगत हो गए थे। बाद में हजारीबाग जेल में डाला गया, जेल तोड़ के भागे वो। लोहिया को लाहौर में रखा गया, काफ़ी प्रताड़ना दी गई। और आज़ादी के बाद सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी से अलग हो गई। इसका जन्म कांग्रेस के अंदर हुआ था, पहले ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहलाती थी और आज़ादी के बाद ये कांग्रेस से अलग हो गई। और इसके नेताओं का चरित्र देखेंगे तो कोई उत्तर प्रदेश का उस समय संयुक्त प्रांत का प्रधानमंत्री बन सकता था, आचार्य नरेंद्र देव, चूँकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय संयुक्त प्रांत के। और आचार्य नरेंद्र देव अगर संयुक्त प्रांत के अध्यक्ष होते और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनते तो वो नास्तिक, बुद्धिजीवी, बौद्ध दर्शन का सबसे बड़ा विद्वान भारत में, जिसने बौद्ध धर्म दर्शन की किताब लिखी। तो हम लोग ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि बाबरी मस्जिद में राम लल्ला की मूर्ति नहीं रखी जाती अगर आचार्य नरेंद्र देव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते 1949 में, और फिर देश की राजनीति कुछ और होती।
जेपी ने नेहरू का प्रस्ताव उप प्रधानमंत्री बनने का ठुकराया और उसके बाद पार्टी चलती रही, टूटती रही, इसमें कुछ अन्य पार्टियां जुड़ती रहीं, जैसे आचार्य कृपलानी की। लेकिन जनता पार्टी में विलय के बाद सोशलिस्ट पार्टी खत्म हो गई। जनता पार्टी के बिखराव तक जो बड़े सोशलिस्ट नेता थे उसमें से कोई नहीं रहा था, लोहिया, जेपी, आचार्य जी। तो उसके बाद फिर वो पार्टी बिखरी और लालू प्रसाद जी ने अलग दल बनाया, मुलायम सिंह ने अलग दल बनाया, जॉर्ज फर्नांडिस ने अलग दल बनाया। तो उसके बाद से सोशलिस्ट पार्टी अस्तित्व में नहीं रही। 2011 में पहले सुरेंद्र मोहन जी के प्रयासों से, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। तो न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर, जो दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे, उन्होंने इस पार्टी को 2011 में जिंदा किया और तब से मैं, हरिंदर मनसाहिया जी और बहुत सारे लोग इस पार्टी में जुड़े हुए हैं, इस पार्टी को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि बिहार में ही इस पार्टी का जन्म हुआ था, इसलिए हम लोग इस बिहार चुनाव में, वैसे तो पिछले चुनाव में भी हमारे उम्मीदवार रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीरपुर से गौतम कुमार प्रीतम लड़े थे, जो अब राजद में चले गए हैं। लेकिन ये वाला चुनाव हम लोग गंभीरता से लड़ने वाले हैं और हमारा प्रमुख मुद्दा है समान शिक्षा प्रणाली लागू की जाए। 2007 में मुचकुंद दुबे आयोग की सिफारिश आई है, इसी नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया था वो आयोग। और मुचकुंद दुबे आयोग भी 1968 के राष्ट्रीय कोठारी आयोग की तरह उसने भी यही सिफारिश की कि बिहार में समान शिक्षा प्रणाली लागू की जाए। लेकिन उसको नीतीश कुमार ने शराबबंदी तो लागू कर दी, लेकिन उसको पता नहीं क्यों नहीं लागू किया। हमारी मांग है कि नीतीश कुमार जाते जाते समान शिक्षा प्रणाली को लागू करके जाए। और हम लोग तो इस मुद्दे पे चुनाव लड़ने ही वाले हैं और इसको हम लोगों को लागू करवाना है बिहार में। ये बहुत शर्म की बात है कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी बिहार की साक्षरता दर देश में नीचे से तीसरे नंबर पे है। और आपको ये बता दें कि अगर बिहार में पढ़ाई लिखाई का स्तर इतना कम न हुआ होता तो कल मैं एक गांव में था, रतनौली, मुजफ्फरपुर के, जहाँ की मुखिया का नाम जो है मतदाता सूची में नहीं है, अर्चना देवी, और 30% लोगों के नाम छूट गए। बिहार में अगर साक्षरता का दर थोड़ा अच्छा होता तो लोगों को ये नहीं झेलना पड़ता जो इस समय मतदाता पुनरीक्षण में लोगों को झेलना पड़ा है। तो बिना शिक्षा के कोई विकास संभव नहीं है। की और राज्य की जो समिति है अभी और सभी सदस्यों ने मिलकर कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ना है, बिना किसी गठबंधन के लड़ना है। और ऐसी जो है बात, चुनाव पूर्व किसी भी तरह की बातचीत हम लोग किसी पार्टी से न कर रहे हैं, न करने वाले हैं। हम लोग अपनी तैयारी में हैं और पूरे के पूरे 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे, बुलंदी से चुनाव लड़ा जाएगा। और हमें इतना ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारे कुछ ना कुछ प्रतिनिधि जीतकर विधायक बनकर विधानसभा पहुंचेंगे। गठबंधनों की सरकार का कि हमारे जीते हुए विधायक सरकार में शामिल होंगे और सरकार में शामिल होने के बाद हम लोग का जो एक राजनीति में आने के पीछे उद्देश्य है कि जनता की सेवा करना, तो सरकार में शामिल अगर हमारे कुछ प्रतिनिधि रहेंगे तो जनता की सेवा में सरकार की ताकत का उपयोग करके उसको प्रभावी ढंग से करें। कैसे जनता को सेवा करिएगा, किस मुद्दा रहेगा आपका क्षेत्र में जाइएगा? मुद्दा तो आपको सबसे पहला बताया सर ने कि समान शिक्षा प्रणाली हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा है कि अमीर हो या गरीब की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। आज अमीर लोग के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है, गरीब लोग के लिए वैसी व्यवस्था। हमारा कहना है कि सरकार के स्तर पर, सरकार के द्वारा यह निर्धारित किया जाए कि अमीर हो या गरीब की सबको एक समान शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, क्लास 1 से डिग्री तक, पीजी तक की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करे। और ऐसा सजेशन जैसा कि सर ने आपको बताया कि मुचकुंद दुबे कमेटी के द्वारा दिया गया था, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया, विधानसभा के पटल नहीं रखा गया। यह जी के नेतृत्व में साथ में कमेटी का आयोग का गठन किया गया, सुझाव भी दिए थे। बात बढ़नी चाहिए थी
बात बढ़ी नहीं, हम उस बात को बढ़ाना चाहते हैं, आना चाहते हैं। चुनाव के बाद गठबंधन होगा। चुनाव के बाद उस समय की परिस्थितियों के अनुसार गठबंधन हो सकता है, इससे कोई हम इनकार नहीं करते, क्योंकि चुनाव के बाद हम चाबी लेने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। अगर जनता ने जिस प्रकार का मत दिया उस प्रकार से सरकार बनाने में सहयोग जरूर करेंगे। पुनः चुनाव में जनता को ले जाने, उस पर राज्य पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने के पक्ष में हम लोग नहीं रहे। रोजगार के लिए सोशलिस्ट पार्टी का क्या विजन है? देखिए, मेरा घोषणा पत्र पूरा तैयार है, इसका ड्राफ्ट है। रोजगार वाला बिंदु मैं पढ़ देता हूँ, आपके पास समय होगा तो पूरा पढ़ दिया जाएगा। जी जी। पहले तो ये है कि मनरेगा में 200 दिनों के काम की गारंटी और 600 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी तय की जाए, और इसमें जो मॉनिटरिंग वाली व्यवस्था है NMMS, इसको समाप्त किया जाए, क्योंकि मजदूरों की हाजिरी ठीक से लग नहीं पाती है। और फिर हम ये कह रहे हैं, जो आपका सवाल है, कि मनरेगा के तर्ज पे सभी इलाकों में, चाहे ग्रामीण हो या शहरी हो, बेरोजगारों को 200 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाए। और हम लोग का इसका एक मसौदा भी तैयार है बिल का। अगर वो बिल सरकार संसद में रखना चाहे तो उसका पूरा मसौदा हमने तैयार किया हुआ है। और हमारा ये कहना है कि जो भी काम आप सरकारी कर्मचारियों से कराते हैं विशेष परिस्थितियों में, जो उनका काम नहीं है, जैसे शिक्षकों से आप सर्वे कराने लगते हैं, बीएलओ का काम कराते हैं, चुनाव ड्यूटी में, चुनाव के समय में आप तमाम अधिकारियों की ड्यूटी लगा देते हैं, कोई मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है, कोई और कांवड़िया यात्रा निकल रही है, उसमें आप दूसरे अधिकारियों की ड्यूटी लगा देंगे जो उनका काम नहीं है, या परीक्षा कहीं हो रही है उसमें उसका संचालन करना है, उसमें सरकारी कर्मचारी लग जाते हैं। ये जितने काम जो उन सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के नहीं है, जिस पद पे वो हैं, ये सारे काम आप बेरोजगार नौजवानों नवयुवतियों से कराएं, 200 दिन के रोजगार की गारंटी दें, और रोजगार न मिलने की स्थिति में, जैसा कि मनरेगा में भी प्रावधान है, आप उनको बेरोजगारी भत्ता दें। स्वास्थ्य पे बार बार प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, उस पे क्या है? स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पे हम लोग की एक भूमिका है जो बाकी सभी दलों से अलग है, क्योंकि बाकी और कोई दल इसकी बात नहीं करता है। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का एक आदेश है कि जो सरकारी तनख्वाह पाने वाले हैं उनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ने चाहिए। न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल का फैसला। उसी न्यायमूर्ति ने एक दूसरे न्यायमूर्ति के साथ 2 बेंच के जजमेंट में ये कहा है कि सरकारी तनख्वाह पाने वाले सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं। हमारा मानना है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य, रोटी कपड़ा मकान, दूरसंचार, यातायात, इन 5 क्षेत्रों से 7 क्षेत्रों से निजीकरण को, एकदम निजीकरण से इन क्षेत्रों को मुक्त रखना चाहिए। और अगर सरकारी पदों पे बैठे लोग सरकारी विद्यालय और सरकारी अस्पताल में वो और उनके बच्चे या उनके परिवार के दूसरे सदस्य जाने लगेंगे तो उसकी स्थिति ठीक हो जाएगी और बाकी गरीब लोगों को भी उसका लाभ मिलेगा। हम लोग चिकित्सा और शिक्षा दोनों ही क्षेत्र में निजीकरण के खिलाफ हैं। सर, आपने कहा कि नीतीश कुमार जाने वाले हैं, उससे पहले समान शिक्षा की बात कर ले। कहाँ जाने वाले हैं नीतीश कुमार, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मतलब अब ये तो ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि भाई अगर एनडीए गठबंधन की भी सरकार बनेगी तो वो शायद मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तो मैं सिर्फ अनुमान के आधार पे कह रहा हूँ। तो हम ये चाहते हैं कि जाते जाते एक अच्छा काम करके जाए। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो ये उनकी बनाई हुई पार्टी है, लेकिन उनके नाम पर अभी भी बिहार में मजबूत राजनीतिक दल जो है मंच से उनका नाम लेते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उनकी विचारधारा की बात करते हैं, लेकिन बावजूद इसके आपकी पार्टी बिहार में मजबूत स्थिति में नहीं है, क्या कहिएगा? नहीं, हम देखिए, ये एक ऐसी पार्टी रही है ना जिसने कभी किसी भी तरीके से गेन प्रकार सत्ता पे कब्जा करने की कोशिश नहीं की। इसने हमेशा मुद्दों की राजनीति की। डॉक्टर लोहिया ने नर नारी समानता का मुद्दा तब उठाया था जब भारत में कोई नारीवादी आंदोलन नहीं था। सप्त क्रांति में सबसे पहला बिंदु नर नारी समानता। अमीर और गरीब के बीच में 10 गुना से ज्यादा का अंतर ना। ठीक, संसद के अंदर किशन पटनायक ने उस समय के सबसे कम उम्र के सांसद उड़ीसा से भुखमरी का सवाल पहली बार उठाया। तो हमारी पार्टी वो है
जो भाई आप सोचिए कि इस पार्टी का एक बड़ा नेता पूरी जिंदगी कोई चुनाव ही नहीं लड़ा, जयप्रकाश नारायण एक चुनाव नहीं लड़ा। तो ये वो पार्टी नहीं है जहां चुनाव लड़के किसी भी तरीके से किसी पद पे पहुंचा जाए, जबकि वो उप प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव था जवाहरलाल नेहरू का। तो लोहिया जी नेहरू के खिलाफ जाके लड़ते थे, ये जानते हुए कि वो जीत नहीं पाएंगे, लेकिन नेहरू की का जो महंगा रहन सहन था उस पे संसद के अंदर सवाल उठाते थे उनके सामने। तो ये वो पार्टी है जो जनता के मुद्दों को उठाती है। दाम बांधो की नीति लोहिया ने कहा था कि हर एक चीज का दाम बंधना चाहिए, तय होना चाहिए। पानी की बोतल 20 रुपए, फ्री का पानी जमीन से निकाल के कोका कोला, और ये मुझे लगता है कि जिस तरह से ट्रम्प हमको परेशान कर रहा है इस समय, तो इसमें सबसे पहला कदम तो ये जो स्वदेशी वाली सरकार है इसको ये उठाना चाहिए कि अमेरिकी कंपनियों को बाहर करे। और आपको बता दें कि जनता पार्टी की सरकार में जॉर्ज फर्नांडिस ने कोका कोला और IBM को देश के बाहर किया था, तो आप क्यों नहीं बाहर करते? वो हमारा ही पानी हमको बेच रहे हैं, एक्यूफिना और किनले की बोतलें। तो ये मोदी ये हिम्मत क्यों नहीं दिखाते हैं कि इन कंपनियों को बाहर करें? तो ये इस तरह के मुद्दे हम लोग हमेशा उठाते रहे। कोका कोला के खिलाफ मैं खुद जो 2 बार जेल गया बनारस में, उनका कारखाना बंद कराने के लिए। और बलिया में यूपी बिहार के बॉर्डर पे जो कारखाना था सियाह चवर गांव में, हम लोगों ने बंद करा दिया। केरल में एक कारखाना बंद हुआ है। तो हम लोग जनता का मुद्दा उठाने वाली पार्टी है ये कभी पद और सत्ता के लिए लोलुप नहीं रही है। अब धनंजय जी की मेहनत से हमारे कुछ लोग जीत जाते हैं, तो हम लोग पहला काम विधानसभा में ये करेंगे कि जो भी सरकार बनेगी समान शिक्षा प्रणाली को लागू कराने का काम। सर एक बात जरूर कहूंगी आपसे कि हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जो रेस्क्यूअर, हम रेस्क्यू करने हमेशा आते हैं। 1934 से हम आए थे रेस्क्यू करने, फिर इमरजेंसी के टाइम पे भी जनता ने हमें को याद किया, और फिर हम लोग ने संयुक्त 2011 में जब भ्रष्टाचार का हुआ था तभी हमारे कई लोग इसमें शामिल थे। जहाँ जहाँ अन्याय होता है वो अगर हमारे लोग भी होते तो हम उसको निकाल बाहर करते हैं। तो ये हमारी पार्टी की खासियत है। हमने संयुक्त महाराष्ट्र के लिए भी लड़े थे, हमारे लोग थे, गोवा मुक्ति के लिए भी हम ही लड़े थे। तो आज जहाँ जहाँ वो बोलते हैं ना हीमैन की तरह हम आ जाते हैं, जनता हमें लेके आती है। तो इस बार भी जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है उसको हटाने के लिए भी हम ही आए हैं। ये आप बात ध्यान रखिए। मैम एक सवाल, लगातार पलायन में इजाफा हो रहा है, इस पे क्या आपका क्या है? पलायन माइग्रेशन में आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं मुंबई से हूँ और जो माइग्रेशन हो रहा है वो हमारे सिटीज को भी इफेक्ट कर रहा है। जो कि अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वही तो, उसके लिए तो माइग्रेशन हो रहा है। जैसे पांडे जी ने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट पे हमने जो नीतियाँ हमने योजनाएं सोची है उससे मुझे लगता है पलायन के लिए हम वो रोक दी जाएगी। और जितने मुंबई में बाहर पड़ रहा है या बाकी सिटीज में जो अर्बन लोगों पे प्रेशर आ रहा है वो कम हो जाएगा। तो सोशलिस्ट पार्टी हमेशा जो गलत कर रहे हैं उनके लिए वो एक हम कहेंगे कि हम आ जाते हैं उनको ठीक करने को। और वैसे भी बीजेपी हमारी वजह से ही बैठे हैं, ये आप ही लोग बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं कि हमें नहीं लाया बीजेपी। तो अगर सरकार सही काम नहीं कर रहे तो उनका कान पकड़ना भी हमारा ही काम है। और जैसे जयप्रकाश नारायण जी ने किया है और लोहिया जी ने जो हमें सिखाया है फावड़ा संकट, जो उसी को हम दोहराने जा रहे हैं। और सभी सीट पे हम लड़ेंगे, ताकत से लड़ेंगे और सीट जीतेंगे। हम नहीं देखेंगे कौन सामने है, हम सभी को हराने आए हैं क्योंकि सही काम नहीं हो रहा है। ये मैं कहना चाहती हूँ। इसमें रोजगार में एक चीज मैं कहना चाहूंगा, भाई नरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी है। सवाल यह है कि 100 दिन क्यों नहीं काम में दिया जाता है सब? औसत राष्ट्रीय औसत 30-40 दिन का। ये रिसर्च ने साबित किया है कि नरेगा की वजह से कुछ पलायन रुका है। हमारा मानना है कि अगर 200 दिन की गारंटी के साथ नरेगा को ठीक से लागू किया जाए तो पलायन काफी हद तक रुकेगा। हमारी दूसरी बात हमारे घोषणा पत्र में ये भी है कि बिहार से जो भी पलायन करते हैं मजदूर और छात्र, उनके लिए हर एक राज्य में एक बिहार भवन हो ताकि उनके अस्थायी रुकने का इंतजाम। महाराष्ट्र में हिंदी भाषी को मारा जाता है, इस पे क्या है? जो हिंदी और मराठी का आप एक सीधी ये सोचिए कि वहाँ पे इलेक्शन होने वाला है अक्टूबर में महाराष्ट्र में, और बिहार में नवंबर में इलेक्शन हो रहा है। तो ये जो फडणवीस जी ने जो बिल लाया है तो हमारे महाराष्ट्र और बिहार को
लड़वाने का बिल है और हिंदी मराठी लड़वाने का बिल है, इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, उल्टा ये बूमरैंग होगा, क्योंकि वहां पे जो मराठी तीन जन हैं, जो शिंदे, उद्धव जी और मनसे, इन तीनों में लड़ाई होगी बहुत सारे। तो सोशलिस्ट वहां पे भी लड़ेंगे, ताकत से लड़ेंगे, महाराष्ट्र, बिहार, जहां भी 4 साल में हम जहां जहां इलेक्शन होगा वहां सब जगह पे हम सभी सीट लड़ेंगे, ये मैं दावे के साथ कहती हूँ। 2 दिवसीय कार्य समिति का बैठक होने वाला है, क्या क्या होगा?